एशिया कप 2025 का आज का यह मैच जिसे खेला जाएगा यूएई और ओमान की उन दो टीमों के बीच में, जिन दोनों टीमों ने अपना एक-एक मुकाबला ऑलरेडी खेल रखा है। यूएई की टीम खेली थी इंडिया के खिलाफ और आपको पता ही होगा कितनी बुरी तरह से हारी थी। वहीं पर ओमान की जो टीम है, ये भी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, जिसने बॉलिंग तो अच्छी करी थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के आगे और उनको केवल 160 का स्कोर खड़ा करने दिया। लेकिन उसके बाद खुद इनकी जो बैटिंग थी वो बुरी तरह से अगर हम देखें तो कोलैप्स कर गई और केवल 67 के स्कोर पर यह टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। बेसिकली पहले मैच में दोनों टीमों का जो रहा वो हमने यही देखा कि बैटिंग तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बॉलिंग हालांकि अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि ओमान ने ठीक-ठाक करा। बाकी यूएई की टीम ने तो वो स्कोर ही नहीं खड़ा किया था कि कुछ स्कोप इनके पास होता। लेकिन आज के इस मैच में ये दोनों टीमें जब भिड़ेंगी तो कौन सी टीम फेवरेट बनेगी और क्या हमारी 6 टीम ऐसी होगी जिसको हम फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में ले जाकर के ज्वाइन कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो जो प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के वो कितनी टीमों में आने चाहिए। क्लियर कट आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा पिच रिपोर्ट के साथ, तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। बाकी ये जो मैच है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर खेला जाएगा 15 सितंबर को शाम को 5:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे से, तो काफी हद तक एक तरह से दिन का मैच ही होगा। सेकंड इनिंग के दौरान निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि फ्लड लाइट जलें, वरना दिन का ही ओवरऑल मैच है। और अबू धाबी के इस मैदान पर जहां पर इसी एशिया कप के टोटल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें एक मैच अफगानिस्तान और हांगकांग का था, दूसरा मैच हांगकांग और बांग्लादेश का था, तीसरा मैच देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका का था। तो काफी हद तक पहले मैच में जहां पर आपने देखा अफगानिस्तान ने बैटिंग बढ़िया करी, 188 रन बनाए 6 विकेट पर। उसके जवाब में हांगकांग की टीम केवल 94 रन ही बना पाई, वो भी पूरे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें पहले 6 ओवर में तो दोनों इनिंग्स में विकेटें गिरी, इवन अफगानिस्तान की इनिंग्स में भी 2 विकेटें गिरी। और उसके बाद सेकंड मैच में अगर आप आकर के देखें तो हांगकांग और बांग्लादेश का जो मैच हुआ, यहां पर भी पहले 6 ओवर के पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में बांग्लादेश वाली इनिंग में भी, जबकि हांगकांग की टीम को आप कह सकते हैं कि बॉलिंग के पर्सपेक्टिव में थोड़ी कमजोर हो सकती है, 2-2 विकेटें यहां पर गिरी। हालांकि बांग्लादेश के जो बैटर्स थे, दोनों ओपनर्स जो आउट हुए पावर प्ले के दौरान, वो काफी हद तक शुरुआत अच्छी कर चुके थे, शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हुए। लेकिन उसके अलावा जब तीसरा मैच हुआ तो यहां पर भी आप देखें तो श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मुकाबला रहा, यहां पर भी पहली इनिंग के पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई, लेकिन सेकंड इनिंग के पावर प्ले में केवल 1 विकेट गिरा, वो भी श्रीलंका की कुशल मेंडिस का। हालांकि एक चीज तो कम से कम क्लियर रही, इस मैच में भी सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 55 बन गए, केवल 1 ही विकेट गिरा। लेकिन उसमें काफी हद तक प्रथम निशंका और कामिल मिश्रा का बड़ा हाथ था, जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी के साथ बैटिंग करी। लेकिन एक बात इन तीनों मैचेस में अभी तक हमको देखने को मिला है, जहां पर एक बार बैटिंग सेकंड पहले करने वाली टीम और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। स्पिन को 11 और पेस को जो 19 विकेटें मिली हैं, जिसको आप इनिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं ना। तो इस पिच के फीचर को अगर आप इस स्कोर कार्ड को देखने के बाद अगर समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर ग्रास की लेयरिंग होती है, डेड ग्रास होती है पूरी तरह से ब्राउनिश, जहां पर हल्के फुल्के क्रैक्स हैं। तो ये दोनों चीजें मिल करके ना गेंद को थोड़ा सा होल्ड करती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गेंद यहां पर ब्रेक नहीं करते कि स्पिन करके गेंद काफी अच्छी खासी डिग्री से अंदर या बाहर जाए, लेकिन वो थोड़ा बहुत टर्न तो करती है, लेकिन गेंद होल्ड होकर के बल्ले पर आती है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान खास करके, सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान चूंकि हल्का फुल्की जो एयर की नमी होती है, मॉइस्चर, वो पिच पर पड़ती है, घास पर पड़ती है मैदान पर, तो उससे गेंद में जो थोड़ा सा स्किडी नेचर आ जाता है, वो थोड़ा सा सेकंड इनिंग की बैटिंग को कंपैरेटिवली पहली इनिंग की बैटिंग से ईजी बना देता है। तो कोई भी टीम जो टॉस जीतती है यहां पर जनरली वो पहले फील्डिंग करने जा सकती थी अगर ये रात का मैच होता। लेकिन ये चूंकि दिन का मैच है, शाम को 4 बजे से वहां की लोकल टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा, तो क्लियर कट है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी। तो इन दोनों चीजों का डिफरेंस जाना काफी जरूरी था, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो निश्चित तौर पर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। तो जो भी टॉस का अपडेट होगा, उस जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी और उसकी उस टॉस के बेसिस पर, और पिच रिपोर्ट भी जो आएगा टॉस के बाद, वो सब कुछ अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा। और उसकी बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि जो दोनों टीमें हैं उनका अगर आप चलें स्क्वाड देखें, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के साथ, जो कि दोनों टीमें एक मैच खेल भी चुकी है। तो पहले मैच में जो यूएई की टीम थी इंडिया के खिलाफ जो खेलने उतरी, उसने इस प्लेइंग 11 को उतारा, जहां पर इनके पास ये 5 मेन बॉलर थे, जो कि इंडिया ने 5वें ओवर में ही मैच को जीत लिया था। तो इन्हीं पांचों ने एक एक ओवर ही करा। लेकिन कम से कम एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद रोहित, हैदर अली, ये 3 इनके ऐसे बॉलर हैं जो पूरे 4 ओवर करेंगे, लगभग कंफर्म है। और उसमें ध्रुव पराशर भी 3 ओवर के अराउंड आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। सिमरनजीत भी आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर आपको हर्षित कौशिक करते दिखाई पड़ेंगे, यानी कि
प्रॉपर इनके पांच मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें एक पार्ट टाइमर हर्षित कौशिक भी हैं। बाकी बेंच यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से जवादुल्ला एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो, और इवन मोहम्मद फारूक जो उनके लेग स्पिनर हैं। तो जो बेंच के प्लेयर्स थे और जो प्लेइंग 11 में प्लेयर दिखाई पड़े, सभी को मिलाकर के जो स्क्वाड बनता है उनका पूरा का पूरा करियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है। जो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मोहम्मद वसीम हो गए, 82 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 2922 रन है, 38 का बैटिंग एवरेज है, 45 का पहली इनिंग में, 31 का सेकंड इनिंग में, और वहीं पर बाकी बैटर्स का भी बैटिंग एवरेज जो पहली इनिंग का सेकंड इनिंग का है, और उसमें जो डिफरेंस है ना वो तो देखने को आपको मिलेगा। हालांकि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में किसी बैटर को आप ड्रॉप करें, लेकिन कम से कम जो डिफरेंस है उसमें जहां पर नंबर्स बेहतर हैं जिस इनिंग की बैटिंग में, जैसे मोहम्मद वसीम का आप देख पा रहे होंगे पहली इनिंग में 45 और सेकंड इनिंग का 31 का एवरेज है, तो ये तो दोनों इनिंग के लिए काफी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन पहली इनिंग के ज्यादा बेहतर किसी एक ऐसी टीम में कप्तान है, बस कप्तान आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि सामने ओमान की टीम है, उनकी भी बॉलिंग बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की तो है नहीं, निश्चित तौर पर काफी हद तक टक्कर की ही टीमें हैं दोनों, तो ये काफी अच्छे कप्तान है बस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी पूरा करियर, बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का वो तो देख ही लीजिएगा। और बॉलर्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद रोहित हो गए, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, 8 मैच पे 11 विकेट ले चुके हैं वो इस एशिया कप के स्टार्ट होने के पहले, जिसमें 19 गेंदें इनको लगती हैं हर एक इनिंग में, यानी मैं साथ गलत आ गया यहाँ पर, मोहम्मद रोहित की हम बात कर रहे थे तो 17 गेंदें इनको लगती हैं पहली इनिंग में 1 विकेट चटकाने में, 12 गेंदें लगती हैं सेकंड इनिंग में 1 विकेट चटकाने में, यानी कि सेकंड इनिंग में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं। सिमिलरली हैदर अली भी 13 मैच में जो 22 विकेट ले चुके हैं, सेकंड इनिंग में केवल 8 गेंदें लगती हैं। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहली इनिंग की बॉलिंग में इनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये तो जो आंकड़े हैं ना ओवरऑल है, उसमें डे मैचेस हैं, डे नाइट मैचेस हैं, डे और नाइट के मैचेस भी सब कुछ इंक्लूडेड हैं। लेकिन आज का जो मैच है चूंकि दिन का है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पहली इनिंग की बॉलिंग में तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, सेकंड इनिंग में और भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं, करियर भी वही चीज दिखाती है, तो वहां पर आपको ये कप्तान के तौर पर भी काफी बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारी चीजें देखने के लिए आप ये डेटा जरूर देखिए। और उसके बाद आइए रीसेंट फॉर्म, तो पहला मैच तो इनके लिए पूरी तरह से खराब ही गया बेसिकली, इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने खेला, जिसमें केवल अलीशान सराफू थोड़ा सा बेहतर टच में दिखाई पड़े, शुरुआत में ताबड़तोड़ तरीके से चौके लगाए इन्होंने। हालांकि उसमें देखेंगे तो मोहम्मद वसीम ने भी 19 रन बनाए, लेकिन उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़े, एज अ बैटर काफी धीमी पारी रही। हालांकि उसके पहले का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा, और पूरी की पूरी जो बाकी की बैटिंग थी, चाहे जोहेब और राहुल चोपड़ा हो, आसिफ खान हो, हर्षित कौशिक हो, ध्रुव पराशर हो, किसी को भी कोई गेंद समझ में आई नहीं इंडियन बॉलर्स की, स्पेसिफिकली कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, और पूरी तरह से कोलैप्स हुआ। और बॉलिंग में भी केवल जुनैद सिद्दीकी ने एक खराब शॉट जो खेला था अभिषेक शर्मा ने, उसके दम पर 1 विकेट निकालने में कामयाबी पाई, बाकी एक ओवर बॉलिंग ही मिली। तो एक्चुअली इस मैच के बेसिस पर आप इनका फॉर्म जज नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले का फॉर्म अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर जुनैद सिद्दीकी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि कंसिस्टेंटली पिछले कुछ मैचेस में विकेट नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ये चीज दिखाई पड़ते हैं। सिमिलर चीज आप मोहम्मद रोहित को लेकर के भी कह सकते हैं। और इवन बेंच पर जो मोहम्मद जवादुल्ला हैं, लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं है, लेकिन जब ये आपस में टक्कर जैसी टीमें के खिलाफ खेलते हैं, जैसे ओमान हो गई, हांगकांग हो गई, तो निश्चित तौर पर ऐसे टीमों के खिलाफ ये तीनों बॉलर बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। और इवन हैदर अली भी, ये तो निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी विकेट निकालते रहे हैं, और बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में और क्वालिटी है इनके अंदर एज ए बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इसके बाद सिमरजीत सिंह भी अगर आप देखें तो इन्होंने भी विकेट निकाली है। ध्रुव पराशर का देखेंगे तो इनको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम दिखाई पड़ेगी विकेट निकालने के मामले में, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3-4 ओवर करेंगे तो चांसेस तो बनेंगे। और उसी तरह से बैटिंग में देखेंगे तो मोहम्मद वसीम और एक यहाँ पर प्लेयर है आसिफ खान, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई पड़ते हैं। उसमें अलीशान सराफू के पास अच्छा टैलेंट है, तो निश्चित तौर पर इन्होंने अभी पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ भी दिखाया। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस, उसके पहले का जो फॉर्म है, उसको देखने के बाद मैं अपना अगर आपको एक डिसीजन दूं तो इस टीम के अंदर एक जुनैद सिद्दीकी हैं, एक हैदर अली हैं, एक ध्रुव पराशर हैं और एक मोहम्मद वसीम हैं। ये 4 ऐसे प्लेयर रहेंगे जो कि अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं ना, तो आपकी जो 6 टीम बनेगी उसमें कम से कम 4 से 5 टीमों में आएंगे। ये सबसे 4 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं, यूटिलिटी वाइज जो कि सबसे बेहतर करते दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मोहम्मद रोहित हैं, मोहम्मद रोहित नहीं खेलते हैं तो मोहम्मद जवादुल्ला खेलेंगे, या हो सकता है दोनों खेल जाएं। तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम हो उसके खिलाफ, और इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे प्लेयर तो इंडिया और पाकिस्तान के ही जाकर के खेल रहे हैं दोनों टीमों से, तो उन ऐसी टीमों के खिलाफ बाएं हाथ का जो तेज गेंदबाजी ऑप्शन होता है हमेशा जरूरी होता है। तो जो भी इन दोनों में से खेले, अगर दोनों खेलते हैं तो 3-3 टीमों में, कोई भी एक खेलता तो भी 3-4 टीमों में तो आपके आएगा ही आएगा। सिमरजीत सिंह को भी
किसी एक या दो टीम में आप जगह दे सकते हैं। और उसके अलावा हर्षित कौशिक, आसिफ खान इनके पास एक ऐसे प्लेयर हैं, आलीशान सराफू ऐसे प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर तीन टीमों में रहेंगे। बाकी जो प्लेयर बचते हैं, चाहे वो राहुल चोपड़ा हो, चाहे मोहम्मद जोहेब हो, हर्षित कौशिक हो, एक आध टीम में कहीं आप इनको जगह दे सकते हैं, बाकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो जब आप 6 टीम बनाएंगे ना, तो जिन प्लेयरों को लेकर के आपको मैंने जो कहा कि किनको कितनी टीमों में रखना है, वो चीज आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो मोहम्मद वसीम ओमान के खिलाफ 6 मैच में 403 रन बना चुके हैं, 100 का हाईएस्ट स्कोर है, तो बढ़िया खेले हैं। हालांकि बाकी बैटर्स में केवल एक आसिफ खान है जिनके नंबर आपको बेहतर मिलेंगे, 5 में 177 रन, 66 का बढ़िया हाईएस्ट स्कोर, 44 का एवरेज है। बाकी खिलाड़ी या तो बहुत कम खेले हैं या तो ज्यादा बेहतर नहीं खेल पाए हैं। सैंपल साइज भी काफी छोटा दिखाई पड़ेगा। बॉलिंग में जुनैद सिद्दीकी के 7 मैच में 8 विकेटें हैं, मोहम्मद जवादुल्ला के 3 मैच में 5 विकेटें हैं, मोहम्मद फारूक के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। तो अगर खेलते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इवन आर्यान शर्मा के 2 मैच में 62 रन, 52 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। तो कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर भी मिल गए। बाकी वेन्यू का डेटा भी अगर आप देखना चाहें तो दोनों ओपनर्स इस ग्राउंड पर 3437 के एवरेज से यानी कि बहुत ही बेहतर खेलते रहे हैं इस मैदान पर, जिसको इनिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और बाकी खिलाड़ियों में केवल एक मैच राहुल चोपड़ा खेले हैं, 1 रन है, ध्रुव पराशर 1 मैच खेले हैं, 5 रन है, कोई विकेट नहीं है। हैदर अली के 3 मैच में 3 विकेट हैं, 8 मैच में 12 विकेट रोहित के हैं। बाकी जुनैद सिद्दीकी के 10 मैच में 8 और 5 मैच में 5 विकेट है जवादुल्ला के। तो ये आंकड़े भी आप जरूर निश्चित तौर पर इंक्लूड करिए। बाकी क्लियर तो आपको मैं कर ही चुका हूं कि कौन सा प्लेयर कितने टीमों में आएगा। और बाकी जब ओमान की बॉलिंग को ये लोग फेस करेंगे, इनके बैटर्स यूएई के, तो क्या इनकी वीकनेसेस दिखाई पड़ी हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम है, समय श्रीवास्तव पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, लेग स्पिनर हैं वो। बाकी समय श्रीवास्तव ने यहाँ पर आलीशान सराफू को भी एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। और बाकी राहुल चोपड़ा जो लेग स्पिन पर फंसते हैं, 39 गेंद पर 51 रन बना करके 3 बार। और मोहम्मद जोहेब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर बहुत ही खराब खेलते रहे हैं, 43 गेंद पर 43 रन बना करके 4 बार। और उसके बाद के जो बैटर्स हैं अगर आप उनके बारे में देखें तो आसिफ खान भी लेग स्पिन पर, और इसमें समय श्रीवास्तव भी इंक्लूडेड हैं। लेग स्पिन पर तो आंकड़े 45 गेंद पर 42 रन मारकर 7 बार आउट हुए हैं, और उसमें से एक बार समय श्रीवास्तव पर भी आउट हुए हैं, वो भी एक लेग स्पिनर हैं। हर्षित कौशिक भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, ध्रुव पराशर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। तो ये जो 2 टाइप ऑफ बॉलिंग है ना, चाहे वो लेग स्पिन हो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो काफी यूजफुल होती रही है हमेशा से यूएई जैसी टीम के खिलाफ। और ऐसे बॉलर अगर आप देखें तो सामने जो ओमान की टीम है उसके पास एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आमिर कलीम है, दूसरे यहाँ पर शकील अहमद है, प्रॉपर अगर आप देखें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और लेग स्पिनर के तौर पर समय श्रीवास्तव का नाम तो आपने पीछे देखा ही। तो ये तीनों बहुत ही जरूरी ऑप्शन इसी वजह से बन जाते हैं। बाकी इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आप देखेंगे, बॉलर्स के नाम आप देख सकते हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें साफ फैसल ने बहुत अच्छी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करी, जो अभी आपको मैं पीछे कह भी रहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स होते हैं बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर निश्चित तौर पर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। और ये जो साफ फैसल है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ 4 ओवर के 3 विकेटें भी निकाली, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। उसी तरह से शकील अहमद और बाकी बॉलर्स ने कितने कितने ओवर किए, किस किस ओवर में आकर के करे, उसका डेटा आपके सामने है, बेंच आपके सामने है। तो निश्चित तौर पर इस टीम ने ना पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम बैटिंग तो बढ़िया करी, बॉलिंग तो अच्छी करी कम से कम, ये बात अगर हम देखें। और बाकी करियर के आंकड़े जैसे आपने यूएई के प्लेयर्स के पीछे देखे थे वैसे इनके भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो पहला मैच इन्होंने खेला उसमें जतिंदर सिंह ने 13 रन बनाए, आमिर कलीम ने 1 रन बनाया, लेकिन उसके पहले अपने बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें चटकाई थी। बाकी हम्माद मिर्जा ने 27 रन बनाए, इसके साथ साथ मोहम्मद कलीम ने 3, यानी कि उसके बाद का पूरा बैटिंग ही तगड़े तरीके से कोलैप्स हुआ। नदीम ने 3 रन बनाए, सूफियान महमूद ने 1 रन, विनायक शुक्ला ने 2 रन, जिक्रिया इस्लाम ने बिना खाता खोले आउट हो गए। बाकी तो बॉलर्स ही हैं, जिसमें से साफ फैसल के बारे में आपको मैंने पीछे बता ही दिया कि 3 विकेटें लेकर के गए थे, शकील अहमद विकेटलेस गए, हसनैन साहब भी विकेटलेस गए, समय श्रीवास्तव विकेटलेस गए। लेकिन इस पूरे रीसेंट फॉर्म में जिसमें हम उसके पहले के मैचेस के भी फॉर्म को अगर आप इंक्लूड कर दें, और जो कि आपके सामने है, अब इसको तो मैं रिपीट करूंगा नहीं, देखने के बाद मैं सीधे सीधे अगर कहूं तो आज के इस मैच में एक तो साफ फैसल, दूसरे शकील अहमद, तीसरे मोहम्मद नदीम और आमिर कलीम, तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं ना जो कि ऑलराउंडर्स हैं और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी करते हैं। तो ये दोनों तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ही, लेकिन उसी में शकील अहमद और साफ फैसल के साथ साथ समय श्रीवास्तव को भी इंक्लूड करिए जो कि एक लेग स्पिन बॉलर है। ये 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि आपकी बनने वाली 6 में से कम 4 से 5 टीमों में पक्का तौर पर आने चाहिए। और उसके बाद के जो प्लेयर हैं, चाहे वो जतिंदर सिंह हो, चाहे वो हम्माद मिर्जा हो, और इवन अगर आप कुछ हद तक सूफियान महमूद जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करके दे देंगे, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि 2-2 टीमों में, 3-3 टीमों में आपके रोटेट होकर के एक दूसरे की जगह पर आएंगे। यानी कि इन 3 में से 2 बैटर्स वो आपकी लगभग हर टीम में बनेंगे। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनानी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी जो प्लेयर है, विनायक शुक्ला, जिक्रिया इस्लाम, किसी एक आध टीम में आप जगह दीजिए, वरना जरूरत है इनकी
पड़ेगी नहीं। और उसी में आते हैं हसनैन शाह, जिनके पास अच्छी पेस है, इनको भी 1 से 2 टीमों में आप लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं टीम बनाने के रिगार्डिंग, और उसका रीजन क्या है कि किस बॉलर को मैंने क्यों रखा, बैटर को क्यों रखा, वो तो एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें अगर आप देखेंगे कुछ नोटेबल नंबर्स, वो बहुत अच्छे नंबर्स आपको किसी प्लेयर के दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिखाई पड़ेंगे तो केवल समय श्रीवास्तव के 1 मैच पर 3 विकेट है। बाकी नंबर्स बहुत ही एवरेज है। उसमें सूफियान महमूद जरूर 2 मैच पर 3 विकेट निकाल करके एक अच्छे ट्रम्प हो जाते हैं, और मोहम्मद नदीम के 4 मैच पर 3 विकेट है, 49 रन है। बाकी बैटर्स के भी नंबर बहुत ही ज़्यादा एवरेज हैं। और उसके बाद अगर आप देखें वेन्यू का डेटा, तो वो भी एक तो ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, नीचे कि किसी भी प्लेयर ने इस मैदान पर खेला नहीं, लेकिन जो खेले हैं उसमें जतिंदर सिंह के 9 मैच में केवल 196 रन है, और उसी में आमिर कलीम के 7 मैच 134 रन है, 4 विकेट हैं। तो एक ऑलराउंडर के तौर पर मोहम्मद आमिर कलीम भी और मोहम्मद नदीम भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल, जिसमें वीकनेसेस का हमको पता चलेगा। यूएई की टीम को जब ये लोग फेस करते हैं तो जतिंदर सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर बहुत कमजोर हैं। 195 रन 173 गेंदों पर बना करके 12 आउट हुए हैं, यानी कि रन भी ज़्यादा नहीं बना पाते और विकेटें तो देते ही हैं। और उसके बाद आमिर कलीम में ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की 90 गेंद पर 103 रन बना करके 6 बार ऑफ स्पिन पर भी काफ़ी खराब खेलते हैं। मोहम्मद जवादुल्ला की बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग पर भी आउट हो चुके हैं सस्ते में। हालांकि मोहम्मद नदीम का कोई डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन हम्माद मिर्जा भी जवादुल्ला पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर सूफियान महमूद, जिनके डेटा नहीं मिलेगा, विनायक शुक्ला जो कि जिनका डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन में आपको दूना है तो एक तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, दूसरा स्पिनर, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर चाहे ऑफ स्पिनर हो। और ऐसे बॉलर सामने की टीम में कौन थे, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी है सामने की टीम में, तो वो आपने देखा ही होगा पीछे। बाकी ओवरऑल दोनों टीमें काफ़ी वेल बैलेंस हैं। एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो निश्चित तौर पर यह देखना पड़ेगा कि टॉस कौन जीता, उसी के हाथ में काफ़ी हद तक मैच होगा। तो वो तो डिसीजन हम तभी ले पाएंगे टॉस के बाद कि किस टीम, कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है। हालांकि यूएई की टीम यहाँ पर निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। बाकी कप्तान और कप्तान के तौर पर आमिर कलीम और मोहम्मद वसीम दो सबसे कॉमन कप्तान और कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें ये 3 और डिफरेंशियल ऑप्शन हैं, और भी हैं बेसिकली, वो आपने वीडियो में देखा ही था। लेकिन जो भी टीम मेरी बनेगी अपनी फाइनल 6 टीम, उसको अगर आपको लेना है और पिच रिपोर्ट के बारे में जानना है तो आप फैंटेसी सिलेक्टर नाम के मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहीं पर आपको मैं बाकी सारे अपडेट्स और अपनी 6 टीम दे दूंगा। बाकी वीडियो पूरा देखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी खुद की टीम बनाएंगे तो चांसेस 100% ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।